चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपनी कैलकुलस, जो बोर्ड में 35 मार्क्स की आती है। ठीक है, और उस बोर्ड में अगर 35 मार्क्स की आती है तो पूरी की पूरी कैलकुलस है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल कंटिन्यूटी 35 मार्क्स की आती है। तो आज मैं केवल चर्चा करूंगा कंटिन्यूटी टॉपिक के अंदर, ठीक है, जिसमें हम कैलकुलस का बेसिक जो है वो लिमिट पर डिपेंड करता है। तो बेसिक लिमिट के बारे में भी चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत, और साथ के साथ कंटिन्यूटी क्या होती है या कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है इस बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। राइट, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो बेसिकली कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कंटिन्यूटी आपकी जीवन में भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप मान लो पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो बेसिकली बच्चे क्या करते हैं कि अभी तो स्टार्ट कर देते हैं पढ़ाई अच्छे तरीके से। अप्रैल चल रही है, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक अच्छे से पढ़ाई करी। राइट, लेकिन जब समय आया पढ़ने का, उस समय पर आपने क्या किया, अपनी पढ़ाई को ब्रेक दे दिया। ब्रेक देने का मतलब जो अभी कंटिन्यूस वे में चल रही है उस तरीके से आपने पढ़ाई नहीं करी। राइट, तो मिड वे में आपने थोड़ा सा ब्रेक भी दिया, तो उस कारणवश क्या होगा, आपका जो रिज़ल्ट आपको उम्मीद लग रही थी कि मेरा रिज़ल्ट पहले इम्प्रूव हो सकता है, बीच में अगर आपकी कंटिन्यूटी ना रखने से क्या हो सकता है, वो रिज़ल्ट अपना ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो इसी कारणवश क्या होता है कि कंटिन्यूटी अगर हम नहीं रखते तो अपनी पढ़ाई का भी लॉस होता है। तो वही एक चैप्टर है, यहाँ पर भी हमें कंटिन्यूटी रखनी होगी, है ना। पूरा का पूरा कैलकुलस चैप्टर है, यहाँ भी कंटिन्यूटी आपको रखनी होगी, है ना। डे टू डे आपको लेक्चर अटेंड करने हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस करने हैं, तभी आप प्रॉपर टॉपिक को समझ पाएंगे। ठीक है ना, अगर 35 मार्क्स आपको कंप्लीट करने हैं बोर्ड के लिए तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कंटिन्यूटी का मतलब क्या है ना, मैथमेटिकल वे में। राइट, जैसे कि यहाँ पर आपको मेंशन है अ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स। कोई फंक्शन है बच्चों, y इक्वल्स टू एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस। उस फंक्शन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। जो भी फंक्शन होगा वो अपने डोमेन में कंटिन्यूस होगा। और कब कंटिन्यूस होगा, जब मैं इफ़ वी प्लॉट द पॉइंट, जो भी हमने पॉइंट लिए, जैसे मान लो मेरे पास एफ एक्स इक्वल्स टू कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर। राइट, मैंने इस फंक्शन के अंदर कुछ पॉइंट सेलेक्ट किए, जैसे कि मान लो मैंने 1 सेलेक्ट किया, 1, तो x के प्लेस पर हमने 1 रखा तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। राइट, मैंने कहा 2 रखते हैं हम, तो 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 4 हो जाएगा। राइट, तो कुछ पॉइंट्स मिले हमें। राइट, और भी देखते हैं, देखो 3 रख लेते हैं, 3 रखे तो हमने मिला 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9। तो पहला पॉइंट हमें यहाँ से मिला, जब पहले मैंने वैल्यू रखी थी 1, तो दूसरी वैल्यू आई थी 1। राइट, तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई और y की वैल्यू भी क्या हो गई, 1 हो गई। x की वैल्यू 1 और साथ में y की वैल्यू भी 1। जो fx की वैल्यू होती है ये वाली, उसी को हम y की वैल्यू कहते हैं, जैसा कि आपने ऊपर मेंशन कर रखा है कि y जो होता है वो fx का ही रिजल्ट आता है। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट आपने 1 रखा तो दूसरा आंसर भी आपको क्या मिला, 1 मिला। राइट, इधर हमने 2 रखा तो क्या मिला आपको 4, 3 रखा तो क्या मिला बच्चों 9। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 पॉइंट और मिले हमें, 2,4। राइट, और दिस इज 3,9। तो इस तरीके से मान लो किसी फंक्शन के अंदर कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट हमने लिए और उन पॉइंट को हमने ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया, है ना, प्लॉट किया के करके, और फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन किया। तो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ अगर आपने प्रॉपर तरीके से बनाया, तो अगर आपको उस फंक्शन का ग्राफ बेटा बगैर पेन उठाए हुए बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब हमारे पास वो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर आप उस फंक्शन का ग्राफ बगैर पेन को लिफ्ट किए हुए बना सकते हो, राइट, इस तरीके से उस फंक्शन के ग्राफ को आप बगैर पेन को लिफ्ट किए हुए बना सकते हो, तो फंक्शन कैसा हो जाता है, कंटिन्यूस फंक्शन बोला जाता है, कंटिन्यूस वे में होता है वो। ठीक है, तो ये तो थी इसकी बेसिक चर्चा। ठीक है ना, आगे और देखेंगे इसके अंदर। यहाँ पर साफ मेंशन है कि द ग्राफ इज ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बगैर पेन को उठाए हुए बगैर पेन को लिफ्ट किए हुए बन सकता है, तो फंक्शन हमारे पास कैसा होता है बच्चों, कंटिन्यूस होता है। उस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, कंटिन्यूस फंक्शन बोला जाता है। राइट, अगर मान लो इफ़ वी हैव टू लिफ्ट द पेन, अगर मान लो किसी फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करते समय हमें पेन को उठाने की ज़रूरत पड़ गई। राइट, उठाने एट द मीन्स अभी मैं ग्राफ आगे और बताऊंगा साफ तरीके से। ठीक है, अगर हमने क्या किया, उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया, तो पेन उठाने की अगर हमें ज़रूरत पड़ी, तो उस केस में वो फंक्शन कैसा बोला जाता है बच्चों, डिसकंटिन्यूस बोला जाएगा। उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस। तो सीधी सी डेफिनेशन ये होती है कि अगर किसी फंक्शन के ग्राफ को आप पेन को उठा के बनाते हैं तो वो डिसकंटिन्यूस हो गया। अगर पेन बगैर उठाए हुए बनाते चले जाएं, ड्रॉ करते हुए चले जाएं, जैसे कि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा होगा। राइट, उसमें हमने साइन एक्स का ग्राफ देखा था, तो साइन एक्स के ग्राफ में आपने कहीं भी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। राइट, अगर आपको याद है तो देखो, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास फंक्शन था साइन एक्स,
एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन था बच्चों साइन एक्स, तो साइन एक्स का ग्राफ आपने बनाया था, याद है? एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन साइन एक्स का ग्राफ आपने अगर बनाया था तो उस तरीके से बनाया होगा। ये हमारे पास ओरिजिन है, राइट। मान लो अगर हमने स्टार्टिंग यहीं से करी, राइट, तो इस तरीके से 1 तक गया, फिर 0, फिर -1, फिर 0, फिर प्लस का 1, फिर नीचे 0, फिर नेगेटिव, फिर 0, इस तरीके से ऑल्टरनेटिव वे में हमारा पूरा ग्राफ कंप्लीट होता चला जाएगा। लेकिन मुझे कहीं भी इस फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करते समय पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर लाइन में अगर मैं प्लॉट कर लूँ तो यहाँ मैं एक साइड से बनाते जाऊँगा तो मुझे कहीं भी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो इस फंक्शन को भी क्या बोल सकते हैं हम? कंटिन्यूअस फंक्शन बोल सकते हैं, राइट। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए। अगर मान लो किसी फंक्शन के ग्राफ को पेन उठाने की ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर वो क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बातें आपको ग्राफ के जरिए समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, और छोटे मोटे कुछ ग्राफ देखते हैं। जैसे कि मान लो आपने इस टाइप का फंक्शन पढ़ा होगा क्लास 11th में, इसको हम बोलते हैं बच्चों सिग्नम फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? सिग्नम फंक्शन। ठीक है, सिग्नम फंक्शन का मतलब होता है कि ये mod x अपॉन x, यानी कि इट इज़ द रेशियो ऑफ मॉडुलस फंक्शन एंड आइडेंटिटी फंक्शन, राइट। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ मॉडुलस एंड आइडेंटिटी फंक्शन। mod x वाला फंक्शन डिवाइड में क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन। तो उसको हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। और साथ में अगर हमारे पास कोई x की वैल्यू 0 पर आती है तो सीधा सीधा आंसर उसका 0 भी होता है। ठीक है, तो इसके 3 रिजल्ट होते हैं मेरे बच्चों, अगर आपको याद हो तो। एफ एक्स इक्वल्स टू ये फंक्शन जो है वो 3 पार्ट में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, कैसे ब्रेक होता है? कि x की वैल्यू जब 0 ना हो, x की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब है जब x की वैल्यू 0 ना हो। इसका मतलब सीधा सा क्या होता है? या तो x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। ये 2 बातें हो सकती हैं, राइट। अगर यहाँ पर x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 है तो सीधा सीधा आंसर इसका 0 होता ही होता है, राइट। अगर x की वैल्यू 0 ना हो तो इसको हम 2 पार्ट से ब्रेक करते हैं कि मान लो या तो फिर वहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0 होगी, राइट। तो इस केस में आंसर हमारे पास क्या रहता है बच्चों? -1। ठीक है, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, x की वैल्यू क्या होगी बच्चों? ग्रेटर देन 0, तो फिर इस केस में उसका आंसर क्या होता है मेरे बच्चों? 1 पॉजिटिव का। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर x डज इक्वल्स टू 0 है तो इस केस में आंसर प्रॉपर क्या होता है इसका? 0। तो ये 3 पार्ट में हमारा फंक्शन ब्रेक होता है। तो इट मीन्स हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया, देखो जरा। तो मान लो ये हमारे पास क्या है बच्चों? x एक्सिस जानते हैं आप, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये y एक्सिस वर्टिकल लाइन। अगर मैंने यहाँ आपसे पूछा कि x की वैल्यू हम 0 से छोटी पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 से छोटी, जैसे मान लो आपने पुट किया -1, -2, -3, -4, है ना। हमने ये वाले पॉइंट ले लिए, -1, -2, -3, -4, राइट। तो साफ आंसर क्या लिख रखा है? -1 आएगा इस केस में। चाहे आप -1 पुट कर लो, चाहे आप -1,00,000 पुट कर लो, चाहे आप 1000 पुट कर लो, माइनस का आंसर क्या आएगा? ओनली -1 आएगा, राइट। कितना आएगा? -1। तो -1 पुट कर रहे हैं तब भी आंसर -1 आ रहा है, ठीक। -2 पुट कर रहे हैं तब भी आंसर -1 आ रहा है, -3 पुट करेंगे तब भी आंसर -1 आएगा, -4 पुट करेंगे तब भी -1 आएगा। तो इसको ग्राफ को अगर मैं प्लॉट करूं तो यहाँ तक देखो y एक्सिस को टच नहीं करेगा ये, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 0 होगी तब तो आंसर 0 आएगा। तो फिर यहाँ प्लॉट करना पड़ेगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ तक केवल लाई करेगा, y एक्सिस को बिल्कुल टच नहीं करेगा ये पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और इधर नेगेटिव इन्फिनिटी तक चलाता जाएगा, ठीक है। नेगेटिव इन्फाइनाइट तक कोई पॉइंट पुट करते जाओ, ऑलवेज आंसर क्या मिलेगा हमें? -1 मिलेगा, करेक्ट। इसके बाद हमने देखा कि मान लो मैंने माइनस की वैल्यू रखी थी तो हमारे पास ऐसे करके ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन आ रही है हमारी, इस तरीके से लाइन बन रही है मान लो, ठीक है। और अगर मान लो मैंने यहाँ पर बच्चों क्या रखा? 0 रखा, 0। तो 0 जब हम रखेंगे x इक्वल्स टू 0 तो साफ आंसर क्या दे रखा है? 0 आ रहा है। तो 0 रखने पर जब 0 आ रहा है तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 0,0। इसका मतलब 0,0 कहाँ होता है? ओरिजिन पर होता है। तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ मिल जाएगा सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद मैंने कहा 0 से बड़े पॉइंट रखने हो तो 0 से बड़े पॉइंट्स मान लो 0.1 भी होता है नो डाउट, लेकिन हम इंटीजर पॉइंट रखते हैं, इंटीग्रल वैल्यू, राइट, क्योंकि यही स्टैंडर्ड होती है हमारे पास, ठीक है ना। बीच वाले पॉइंट भी रखेंगे तब भी आंसर पॉजिटिव का 1 ही आएगा नो डाउट, ठीक है। अगर मैंने 1 रखा तो पॉजिटिव का 1 आएगा। यहाँ पर साफ कह रहा है कि x की वैल्यू जब 0 से बड़ी रखेंगे आप तो आंसर आपको क्या मिलता है? +1 मिलता है। तो 1 रखा तब भी 1, 2 रखा तब भी 1, 3 रखा तब भी 1, 4 रखा तब भी 1। तो इस केस में ये जो लाइन है बेटा ये भी इसको टच नहीं करेगी, क्योंकि 0 पर तो 0 पॉइंट हमें मिल रहा है, तो यहाँ से लेके 1 के अलोंग चली जाएगी इस तरीके से,
ठीक है। तो आप पॉजिटिव इनफाइनाइट तक कोई भी पॉइंट रखते जाइए, ऑलवेज आपको आंसर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव का 1। तो देखो इसका ग्राफ जब हमने प्लॉट किया तो आधा तो मुझे ऐसे बनाना पड़ा, फिर मैंने उठाया पेन, फिर यहाँ बना एक पॉइंट, फिर उसके बाद मैंने आगे इधर जाके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ को ड्रॉ किया। तो क्या आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर मुझे इसके ग्राफ को बनाते समय 2 बार, कम से कम 2 बार पेन को उठाने की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। और एक बार भी अगर मान लो अगर आप पेन उठाते हो इतना भी, तो इसका मतलब वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होता है ना। गलती से उठ जाए वो बात अलग है, लेकिन फंक्शन बनाते समय पेन फ्लो एकदम एक तरीके सीधा कंटिन्यूअस वे में होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। लेकिन ये फंक्शन कैसा माना जाएगा बच्चों? फिर डिसकंटिन्यूअस माना जाएगा। डिसकंटिन्यूअस क्यों, समझ में आ पा रहा है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि इसके ग्राफ को हमने प्लॉट किया है, तो ये जो फंक्शन है इसके ग्राफ को हमने जो प्लॉट किया है, तो हमारे पास जो पेन में मान लो पेन से बना रहा हूँ या पेंसिल से बना रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि सर पेन की बात कर रहे हैं, सर हम पेंसिल से बनाएंगे तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, मार्कर से बना रहे हैं उसकी बात ही नहीं कर रहे आप, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप पेन से बनाएं, पेंसिल से बनाएं, मार्कर से बनाएं, जिससे भी बनाएं, राइट। तो उसका ग्राफ प्लॉट करते समय आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट से बना रहे हो, मान लो वाइटनर से क्यों नहीं बना रहे हो आप, परमानेंट मार्कर, ठीक है ना, तो भी हमारे पास पेन की ज़रूरत उठाने की ना पड़े तो वो कंटिन्यूअस है। अगर पेन उठ गया तो वो कंटिन्यूअस नहीं है। साफ शब्दों में समझ में आ रहा है कंटिन्यूअस फंक्शन के नहीं, ठीक है। आगे देखेंगे, ये फंक्शन आप पहचान के बता सकते हैं कौन सा वाला हो सकता है बच्चों? वैसे तो साफ लिखा हुआ है, छोटे से शब्दों में लिखा है ताकि बच्चों को देखना पाए, राइट। लेकिन फिर भी f(x) = ये कौन सा फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कुछ खास बात है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जगह कर लेता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्वालिटी ये होती है कि अगर इसकी डेफिनेशन अगर आपको याद हो, ठीक है, तो डेफिनेशन ये कहती है कि जो इंटीजर वैल्यू होती है या तो इंटीजर वैल्यू सेम देगा या इंटीजर वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू है, जैसे मान लो कोई रेशनल नंबर है तो इसका मतलब जस्ट उससे छोटा वाला इंटीजर देता है, जस्ट छोटा। नाम बड़ा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेकिन वैल्यू क्या देता है? जस्ट उससे पास वाली यानी कि छोटी वाली इंटीग्रल वैल्यू देता है। जैसे मैंने वैल्यू रखी बेटा f(x) = फंक्शन था ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मैंने आपसे कहा कि कोई इंटीग्रल वैल्यू रखी है आप 1, तो 1 रखने पर आपको इंटीजर का आंसर सीधा इंटीजर ही मिलेगा, पॉजिटिव का ही 1 से, ठीक है। अगर मैंने कहा पॉइंट में वैल्यू रखो जैसे 1.2, तो आप बेहतर जानते होंगे 1.2 जो है 1.2 अगर मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं बच्चों तो ये 0 होगा, ये 1 आएगा, ये मान लो 2 होगा, तो 1.1 और 1.2 यहाँ होगा। तो इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर, जस्ट पास का इंटीजर, जस्ट पहले वाला, वो भी पास में, तो ये भी है ना। अब ये नहीं देखेंगे ये कितना पास में, ये कितना पास में है, मान लो 1.9 है तो सर पास वाला तो 2 हो जाएगा, नहीं, जस्ट उससे छोटा इंटीजर लेते हैं। तो 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.9, 1.999, 1.999 समथिंग कोई भी फंक्शन है, तो हर केस में आंसर क्या रहेगा हमारा? 1 रहेगा, क्योंकि जस्ट उससे छोटा इंटीजर तो हमारे पास 1 ही है, ठीक है। तो इस केस में इसका आंसर क्या निकल के आएगा? 1 आया, ठीक है। अब मुझे पता है कि 1.9 रखूँ, 1.8 रखूँ, 1.7, सब में आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव का 1 ही आएगा, राइट। अगर मैंने कहा 2.9 रख लिया तो क्या आएगा बच्चों? इसमें से 2.9 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2 आएगा। 3.1, 3.2 रखेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। 3.6, 3.7 कुछ भी रख लो, आंसर क्या आएगा इसका? 3 आता है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्वालिटी होती है। इसके अलावा जैसे अगर मैं नेगेटिव में रखता हूँ तो नेगेटिव में बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी। जैसे कि f(x) फंक्शन था, इसके अंदर मैंने रखा -1.6, तो मेरे प्यारे बच्चों -1.6 जब मैंने इसमें पुट किया तो क्या आंसर आएगा? -2। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये -2 कैसे आ रहा है? अरे इसी नंबर लाइन पर आ जाते हैं। देखो ये क्या आएगा हमारे पास? -1 आया, ये कितना आया बच्चों? -2। अगर मैं कहूँ आपसे 1.6 आप मेजर करिए तो देखो 2 के और 1 के बीच में तो ये 1.5 हो जाएगा। 2 के और -1 और -2 के बीच में, बिल्कुल बीच में जाएंगे तो 1.5 आया। उससे और पहले जाएंगे, देखो यहाँ 1.1 होगा, 1.2 होगा, तो 1.5 यहाँ है तो 1.6 इसके बगल में आएगा। तो 1.6 यहाँ पर नेगेटिव में इसके बगल में है, तो इससे छोटा इंटीजर। नंबर लाइन पर जब जाते हैं तो इंटीजर छोटा कब होता है? जब हम लेफ्ट साइड में आएंगे, ठीक है। चाहे वो नेगेटिव की तरफ जाएं चाहे पॉजिटिव की तरफ हो वो नंबर, उससे कोई मायने नहीं रखता है। लेफ्ट साइड में जब हम जाते हैं तो फंक्शन हमारा, उसकी वैल्यू क्या होती जाती है? छोटी होती जाती है, लेफ्ट वर्ड, राइट। और राइट वर्ड जाएंगे तो वैल्यू क्या होती जाती है? बड़ी होती जाती है, ठीक है। तो इससे छोटा इंटीजर क्या आया हमारे पास? -2 आया, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो इंटीजर है हमारे पास क्या मिलता है? -1.6 के जस्ट पास वाला यानी जस्ट छोटा इंटीजर -2 बोला जाता है। समझ में आ रही इतनी बात? तो 1.6 रखा, 1.7 रख लो, 1.8 रख लो, हर केस में आंसर क्या मिलेगा आपको?
माइनस का 2 मिलेगा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं सबको? ठीक है। आगे जब हमने चर्चा करी तो बेटा इसका मैंने पॉइंट ग्राफ प्लॉट किया, तो मान लो मैं ज़्यादा नहीं कर रहा, 2-3 पॉइंट बना लेता हूँ। स्टेप्स होते हैं, इसको बोलते हैं हम स्टेप फंक्शन ही बोलते हैं, क्योंकि ये सीढ़ी के आकार का बनता है, ऐसे करके टक 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 चढ़ते चले जाओ। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लो मैंने क्या कहा आपसे कि 0 रखना है बच्चों, 0, तो हमें पता है कि 0 रखूंगा तो आंसर सीधा 0 ही आएगा, इंटीजर वैल्यू तो सेम आती है। लेकिन मैंने कहा 0.1 रखो तो तब भी 0 आएगा, 0.2 रखेंगे तब भी 0, 0.3 तब भी 0, 0.9 रखेंगे तब भी 0 आएगा। तो 0 से लेके 0.9 तक के नंबर पर आंसर सीधा 0 आ रहा है, तो उसका ग्राफ प्लॉट यहाँ तक हो गया। अब 1 पर खाली डिब्बा क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि 1 पर 1 नहीं मिलता, 1 पर जो 1 है हमारे पास, 1 पर 0 नहीं मिलेगा, 1 पर क्या मिल जाएगा फिर? 1 मिलेगा। तो 1 पर 1 कहाँ मिलेगा? जाके यहाँ मिलेगा, क्योंकि x की वैल्यू जब हम 1 रख रहे हैं यहाँ पर, तो y की वैल्यू हमें 1 यहाँ मिल रही है। ठीक है ना, इधर से। फिर 1.1 रखो, 1.2, 1.3 से लेकर 1.9 तक, हर केस में आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो यहाँ तक लाइन इसकी ऐसे बन गई। ठीक। उसके बाद जब मैंने कहा 2 रखना है, तो 2 रखना है तो आंसर फिर 2 मिलेगा, तो ये 2 वाली लाइन के अलॉन्ग आएगा। फिर 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 से लेके 2.9 तक, सब में आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। फिर 3 रखेंगे तो ऊपर जाएगा यहाँ तक, 3 तक। ठीक। तो इस तरीके से स्टेप्स बनते चले जाते हैं। राइट। तो बताइए मुझे, इस फंक्शन के ग्राफ को मैंने प्लॉट किया, तो क्या इसको भी मैं बगैर पेन को उठाए हुए बना पाया? नहीं बना पाया। राइट। यहाँ पर मुझे अलग ज़रूरत पड़ी, फिर मैंने उठाया पेन, उधर बनाया, फिर उठाया इधर बनाया, और बढ़ाएंगे आगे तब भी उठाना पड़ेगा। राइट। तो इसका मतलब ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस नहीं है। तो अभी तक दोनों जो ग्राफ आपने पढ़े हैं, दोनों के दोनों फंक्शन कैसे हैं बच्चों? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। जब कंटिन्यूअस नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है। चलिए आगे हम चर्चा करेंगे कुछ और फंक्शन, जिसमें आपको पहला वाला फंक्शन आई थिंक आपको पता हो, f(x = मॉडुलस ऑफ x। ठीक है। f(x = मॉडुलस ऑफ x। मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ तैयार होता है वो वी शेप में बनता है। कैसी शेप बनती है बच्चों? वी शेप। ठीक है। अब देखते हैं, आपको इतना तो आइडिया होगा कि जब मैं पॉजिटिव में वैल्यू रखता हूँ मॉडुलस फंक्शन के अंदर, तो आंसर सीधा एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव मिलती है। लेकिन अगर नेगेटिव में रखते हैं तो क्या मिलती है? तब भी पॉजिटिव मिलती है। राइट। जानते हैं ना सब बच्चे? नहीं जानते? मना क्यों कर रहे हो फिर? ऐसे क्यों गर्दन हिला रहे हो? नहीं जानते? जानते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 पुट किया, मान लो क्या पुट किया बच्चों? 2। तो 2 पुट किया तो आंसर सीधा 2 ही आएगा, तो 2 के अलॉन्ग जाएंगे हम। ठीक है। 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 4 पुट करेंगे तो 4 आएगा। ठीक। 6 पुट करेंगे तो 6, 8 पुट करेंगे तो 8। राइट। लेकिन नेगेटिव में वही वैल्यू पुट करेंगे तब भी पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। नेगेटिव में पुट करते हैं तब भी पॉजिटिव। 0 रखेंगे तो 0 आया, -2 रखा तो +2, माइनस का 4 रखा तब भी पॉजिटिव का 4, माइनस का 6 रखा तब भी पॉजिटिव का 6, माइनस का 8 रखा तब भी पॉजिटिव का 8। करेक्ट। तो इसके ग्राफ को जब मैं प्लॉट करूंगा, मान लो मैं यहाँ से प्लॉट करने का नंबर लगा रहा हूँ ऐसे करके, राइट, फिर ऐसे करके गई, हाँ रुक जरूर गए लेकिन यहाँ पर पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया बच्चों? कंटिन्यूअस हो गया। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। बचपन में करते थे हम गोल 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 करके ऐसा करके, बगैर पेन को उठाए हुए बहुत पूरा पेज भर देते थे, याद है? अब नहीं भर सकते, लेकिन आप भर सकते हो? आप नहीं भर सकते। बचपन में भर देते, बगैर पेन को उठाए हुए पूरा पेज भर जाता था। अब तो आपको 50 बार पेन उठाना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे ही बेटा एक और फंक्शन है हमारे पास, एक और फंक्शन है सेकेंड, जिसमें हमने क्या देखा, अभी अभी हमने ड्राइव किया था, याद हो तो, f(x = x²) एक फंक्शन, ठीक है। f(x = x² वाला फंक्शन का ग्राफ जो है वो इसी तरीके से बनता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो आपने माइनस का रखा तो आपको पॉजिटिव का 1 मिला, 0 रखा तो 0 मिला, 1 रखा तो 1, 2 रखा तो आगे जाके यहाँ पर क्या मिल जाएगा 4, ये मिल रहा है इससे। 3 रखेंगे तो आगे जाके ऊपर की तरफ 9 मिल जाएगा। ऐसे ही 4 रखेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, और क्योंकि ग्राफ ऐसे बढ़ेगा ना ये इधर की तरफ, ऊपर बोर्ड से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए 4 रखेंगे तो 16 मिल जाएगा आपको ऊपर जाके, राइट। तो इसका जो ग्राफ बना, देखो नेगेटिव वैल्यू भी रख रहे हैं तब भी पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, देखो नेगेटिव वैल्यू रख रहे हैं तब भी पॉजिटिव मिल रही है। तो इसीलिए इसका जो ग्राफ है वो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के जस्ट ऊपर बनता है, एक्स एक्सिस के जस्ट ऊपर। क्यों बन रहा है? क्योंकि उधर वाई की वैल्यू सब पॉजिटिव होती हैं। जैसे मान लो मैं पॉजिटिव वैल्यू रख रहा हूँ तो भी पॉजिटिव साइड में आंसर आ रहा है, और नेगेटिव वैल्यू रख रहा हूँ तब भी पॉजिटिव साइड में आंसर आ रहा है। वाई की वैल्यू तो पॉजिटिव ही है ना ऊपर की तरफ, ठीक है ना, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है? स्क्वायर फंक्शन है, राइट। अब मेन मुद्दा क्या है कि इसके ग्राफ को भी बनाते समय मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर जब आप कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाओगे तब तो उठाना ही पड़ेगा ना। कोऑर्डिनेट एक्सेस तो पहले से तैयार होता है, मैंने तो ग्राफ ड्रॉ करना है किसी फंक्शन का, राइट। तो फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करते समय अगर हम पेन की उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है
तो फंक्शन हमारा क्या बन जाता है, कंटिन्यूअस बन जाता है। ठीक है, तो इतनी सी बेसिक बात है, सब बच्चों को समझ में आ रही है, यस और नो? चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं फिर हम। राइट, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। राइट, अभी तक हमने केवल ग्राफ के जरिए किसी फंक्शन को समझाया कि हाँ ये कंटिन्यूअस कैसे है। अब मान लो किसी फंक्शन पर, किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर समझते हैं। किस पर समझते हैं बच्चों? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसी को ग्राफ के जरिए और क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर बेटा हमने कोई मान लो ग्राफ तैयार किया इस तरीके से। ठीक है, ये राइट, और अगर मान लो मैं x की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट कर रहा हूँ, a, x की जगह पर क्या पॉइंट है, ये मेरा a है। राइट, तो a पॉइंट होगा तो y की वैल्यू यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगी, इसके अलॉन्ग जाएंगे तो। ठीक है, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब इस a पॉइंट पर ही हम क्या चेक करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि इस a पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करते हैं जैसे कि ये पॉइंट हमारा a था, तो ये मैंने a पॉइंट पुट किया, तो a के जस्ट राइट में और a के जस्ट लेफ्ट में, कलर चेंज करते हैं थोड़े से, इस a पॉइंट के जस्ट राइट में क्या वैल्यू मिल रही है और इस a पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में क्या वैल्यू मिल रही है। तो इसको ग्राफ को बनाते समय अगर मेरे पास कोई ब्रेक नहीं आया यहाँ पर भी, ठीक है, यानी कि a के राइट वाली वैल्यू देखी और a के लेफ्ट वाली वैल्यू देखी, ठीक है ना, और वो इसी ऑर्डर में आ रही हैं कि मैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करता हूँ तो बीच में कोई ब्रेक थ्रो नहीं आ रहा है, तो इस केस में फंक्शन क्या माना जाता है, कंटिन्यूअस माना जाता है। ठीक है, a के जस्ट लेफ्ट वाली वैल्यू, a के जस्ट राइट वाली वैल्यू, है ना, लेफ्ट वाली वैल्यू और इधर राइट वाली वैल्यू। ठीक है, और उस पॉइंट पर भी वैल्यू, तीनों वैल्यू जब एक जैसी मिल जाएं तो उसका मतलब फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर पॉइंट के जरिए दर्शाएंगे। जैसे कि हर फंक्शन का ग्राफ तो ड्रॉ कर नहीं सकते, देखो डायरेक्ट बेसिकली फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग दे रखे हैं, मॉडुलस, इंटीजर, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन, लॉग एक्स वाला फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो डायरेक्ट उनके आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन जब 4-5 फंक्शन एक साथ आ जाएं, 2-3 फंक्शन एक साथ आ जाएं, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो, कंपोजिट फंक्शन हो, तो उस केस में उसके ग्राफ को बनाने में दिक्कत आएगी, हर बच्चा नहीं बना पाता है। लेकिन उसकी मेथडोलॉजी जो होती है, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर वर्क करे तो फंक्शन को पहचान सकता है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, वो मेथडोलॉजी क्या होती है वो सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसे कि मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स, फंक्शन क्या बच्चों, एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। ठीक है, और एफ एक्स को ये मान के चलेंगे ये कैसा फंक्शन है, रियल फंक्शन है। ये रियल फंक्शन, फंक्शन चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा रियल फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन और कोडोमेन दोनों सबसेट होते हैं किसके, रियल नंबर के। इनपुट में भी रियल नंबर से आता है आंसर, आउटपुट में भी जो वैल्यू ली जाती है वो भी रियल नंबर से ली जाए, आंसर भी क्या है, रियल नंबर। तो उस केस में फंक्शन क्या होता है, रियल फंक्शन होता है, करेक्ट। तो इस फंक्शन को अगर हमें क्या पता करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं, किस पर बच्चों, अ पर्टिकुलर पॉइंट ए, अ पर्टिकुलर पॉइंट ए का मतलब x की वैल्यू किस पर, a पर, ठीक है, ऑफ इट्स डोमेन, अपने उसके किसी भी पर्टिकुलर डोमेन में। जैसे मान लो कोई फंक्शन log x वाला फंक्शन है, तो log x वाला फंक्शन है तो उसको अगर हम कंटिन्यूअस चेक करेंगे तो उसके अंदर हमें पता है कि बेटा 0 से बड़ी वैल्यू रखते हैं, वहाँ पर हम 0 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो उसके डोमेन में ही नहीं होता है, तो इसलिए ऐसी वैल्यू लेनी होगी जो उसके डोमेन में लाई करती हो एटलीस्ट। ऐसा भी नहीं है कि फंक्शन log x दे दिया और -2 पर चेक करने जा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है उस पर हम चेक ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पर कोई वैल्यू आपको इस तरीके से मिल ही नहीं पाएगी, राइट। तो जो वैल्यू आप ले रहे हो x की वैल्यू, वो भी उसके डोमेन में लाई करनी चाहिए, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पर डोमेन में वैल्यू ले ली, कौन सी में वैल्यू ले ली बच्चों, x इक्वल्स टू a ले ली आपने, क्या ले ली, a। अब x इक्वल्स टू a पर आप क्या चेक कर रहे हो, उसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, समझ में आ रही बात। तो x इक्वल्स टू a पर अगर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो उसके लिए क्या चीज़ें जरूरी हैं बेटा, कि मान लो मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसके लिए लिमिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इधर हमारे पास कुछ 11th क्लास के फॉर्मूले, 11th क्लास की लिमिट आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो वह जिक्र करूंगा। पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो जैसे कि मुझे पता था इस फंक्शन पॉइंट ए पर चेक कर रहे हैं इसकी कंटिन्यूटी, तो इस फंक्शन के लेफ्ट में, इस फंक्शन के लेफ्ट में तो उसको बोलते हैं हम ए नेगेटिव, क्या बोलते हैं बच्चों, ए नेगेटिव। लिमिट लेते हैं तो लिमिट x अप्रोचेस टू क्या बन जाती है, ए नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि इस ए पॉइंट के जस्ट लेफ्ट वाले पॉइंट की बात हो रही है। मान लो अगर x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू क्या है 3, तो 3 की बात नहीं हो रही है, 2.9999 समथिंग की बात हो रही है, जस्ट उसके पास की, मतलब उसके बराबर नहीं होगी लेकिन उससे जस्ट पहले की वैल्यू होगी, और इतना माइनर सा अंतर होगा कि वो अंतर आपको नॉर्मली देखे जाए तो दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो तीनों जगह पर देखा जाए, ऐसे लेफ्ट में देखूंगा मैं और राइट में देखूंगा, राइट।
यहाँ पर मैंने देखा इस फंक्शन की वैल्यू क्या आई, पता नहीं मुझे क्या आती है, आंसर जो भी पुट करेंगे वैल्यू निकालेंगे आंसर आएगा कुछ ना कुछ, ठीक। और दूसरा वैल्यू देखी मैंने लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव। a पॉजिटिव का मतलब होता है उस a पॉइंट के जस्ट राइट वाली वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो वो देखा हमने, जैसे मान लो यहाँ से आंसर आया मेरे पास इस फंक्शन के अंदर से वैल्यू पुट करने के बाद k, इधर से भी आंसर क्या आया k, और उसी फंक्शन के अंदर जो a पॉइंट है उसको भी पुट कर दिया तब भी आंसर क्या आया k। तो तीनों जगह से अगर सेम आंसर आता है तो फंक्शन क्या बोला जाता है, कंटिन्यूअस बोला जाता है। अगर तीनों जगह से आंसर सेम आएगा तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, राइट। लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव उस फंक्शन की वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव पे उस फंक्शन की वैल्यू, और f ऑफ a रखने पर उसी फंक्शन के अंदर वैल्यू अगर तीनों सेम आती हैं तो फंक्शन कैसा बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, कंटिन्यूअस बोला जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, LHL। लिमिट के अंदर पड़ा होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट, और राइट में लेते हैं तो वो राइट हैंड लिमिट बन जाती है, और उस फंक्शन पर वैल्यू f ऑफ a कहलाती है। अगर तीनों वैल्यू सेम आती हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, और तीनों में से अगर एक भी वैल्यू डिफरेंट आती है तो फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस की केस हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर है डिसकंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी कितने तरीके से हो सकती है, राइट। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी के टाइप क्या क्या हैं समझ लें जरा। सबसे पहले अ फंक्शन f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट a। अगर कोई फंक्शन a पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं उसी पॉइंट पर, ठीक है। अब उसकी कंडीशन क्या क्या होती है वो समझ लें। जैसे पहली कंडीशन होती है मेरे बच्चों कि x टेंड्स टू a नेगेटिव की वैल्यू हमने निकाली और x टेंड्स टू a पॉजिटिव की वैल्यू निकाली, राइट। लेकिन वो दोनों वैल्यू तो सेम आ रही हैं, उसके लेफ्ट वाली वैल्यू और उसके राइट वाली वैल्यू, लेकिन जो पॉइंट पुट किया बीच में जो पॉइंट है एग्जैक्ट, वो आंसर दोनों से अलग आ रहा है। वो आंसर क्या आ रहा है, दोनों से डिफरेंट आ रहा है। जैसे कि हमने ग्राफ प्लॉट किया ऐसे करके, राइट, तो ये हमारा ग्राफ ऐसे गया, ठीक है, दूसरा ग्राफ हमारा ऐसे गया, तो ये लगभग ये वैल्यू जो है वो y की वैल्यू यहाँ से देखा जाए ये दोनों एक ही जगह पर लाई करें तो y की वैल्यू दोनों सेम है। लेकिन जब मैं इसकी एग्जैक्ट पॉइंट वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ वो वैल्यू हमें यहाँ मिलती है, वो वैल्यू हमें ऊपर मिल जाती है। तो तीसरी वाली जो बीच वाली वैल्यू है जो f ऑफ a की होगी वो क्या है, डिफरेंट होगी। क्यों, क्योंकि इसको थोड़ा सा और ड्रॉ करेंगे अच्छे से। जैसे कि मान लो मेरे पास लाइन है ये, ठीक है, अब इसके अंदर हमने ग्राफ प्लॉट किया, जैसे मान लो ये ग्राफ ऐसे गया, ठीक है, और दूसरा ग्राफ हमारा इस तरीके से आया इस साइड में। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू y के अलोंग अगर हम देखें, देखो y के अलोंग देखें तो ये दोनों वैल्यू सेम मिल रही है। लेकिन जब एग्जैक्ट इस पॉइंट पर x की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास मान लो x की वैल्यू मैंने क्या रखी, 5 रखी, तो यहाँ पर 5 रखने पर आंसर आ रहा है, मान लो ये वाला पॉइंट है मेरे पास 4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 5 के नेगेटिव में वैल्यू रखी मैंने, तो आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। और मैंने लिमिट x टेंड्स टू 5 के पॉजिटिव में वैल्यू रखी तब भी आंसर 4 आ रहा है, राइट। लेकिन जब मैंने एग्जैक्ट 5 रख दिया उसके बीच में तो आंसर क्या आ गया, मान लो 6 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। तो उसका मतलब क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो सेम थी, लेकिन जो पॉइंट था जिस पर हमने वैल्यू निकाली वो वैल्यू क्या है, उन दोनों से डिफरेंट है, ठीक है। तो ये पहला केस होता है। इस पहले केस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस केस में इसको बोलते हैं हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इस डिसकंटिन्यूटी का नाम क्या है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। आगे अगला पॉइंट है हमारे पास कि मान लो अगर कोई लिमिट हमने निकाली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली जिसको हम बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, और राइट हैंड लिमिट क्या बोलते हैं बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव। अब दोनों वैल्यू क्या है बच्चों, बराबर हैं, ठीक। देन f(x) इज सेड टू हैव द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, ठीक है। दोनों वैल्यू जो होंगी हमारे इस केस में बराबर नहीं होंगी, इस केस में दोनों वैल्यू क्या होंगी बेटा, डज नॉट इक्वल्स टू होंगी, क्योंकि यहाँ पर पहले बराबर हो चुका है पहला केस में। अब दूसरा केस बनेगा किसका, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों वैल्यू कैसी हैं, डिफरेंट हैं। अब f ऑफ a की वैल्यू इसके बराबर हो या ना हो, जब लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि x टेंड्स टू a नेगेटिव पर वैल्यू जो आ रही है, x टेंड्स टू a पॉजिटिव पर जो वैल्यू आ रही है, दोनों वैल्यू आपस में कैसी हैं, डिफरेंट है, दोनों वैल्यू क्या है बेटा, बराबर नहीं है। तो उस केस में जो फंक्शन होता है उसको हम कैसा बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फंक्शन, ठीक है, यानी कि ये डिसकंटिन्यूटी पहले प्रकार की है, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर मान लो अगर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली राइट हैंड लिमिट निकाली जिसको हम बोलते हैं बेटा लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव फंक्शन की वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव उस फंक्शन की वैल्यू, है ना, और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, मान लो दोनों की दोनों वैल्यू उनमें से एग्जिस्ट नहीं कर रही। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या रहा कि उस फंक्शन की वैल्यू हम निकाल ही नहीं पाए,
आंसर कैसा आ रहा है, नॉट डिफाइन आ रहा है, जिसको हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम कौन सा काइंड बोलते हैं बच्चों, डिसकंटिन्यूटी का सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, राइट। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, जब फंक्शन के अंदर दोनों की दोनों, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और राइट हैंड लिमिट निकाली, दोनों की दोनों अगर हमारे पास क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही उसकी लिमिट, या मान लो उनमें से एक भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो उस टाइप की कंटिन्यूटी को बोलते हैं बच्चों हम सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि डिसकंटिन्यूटी का सेकंड टाइप, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो डिसकंटिन्यूअस होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास इन तीनों वैल्यू में से एक वैल्यू डिफरेंट हो। अगर मान लो तीनों में से एक भी वैल्यू अगर नॉट डिफाइन आ रही है, आप उसकी वैल्यू निकाल ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो उस केस में भी क्या माना जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन माना जाएगा। एक और खास बात बता देता हूँ कि जैसे कुछ बच्चे जनरली क्या समझते हैं कि सर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तब भी इनफाइनाइट आंसर आ रहा है, राइट हैंड लिमिट निकाली तब भी क्या आंसर आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, राइट। तो उस केस में क्या होगा फिर, सर इनफाइनाइट बराबर इनफाइनाइट हो गया, तो इस केस में आंसर हमारा फिर भी क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस माना जाता है। इनफाइनाइट कोई एग्जैक्ट नंबर तो है नहीं जो आपको पता हो, हाँ सिंबल जरूर ढूंढ लिया हमने इस तरीके से कि हाँ सर ये सिंबल मिल गया। अब ये सिंबल इधर से भी आ रहा है और ये सिंबल हमारे पास दूसरी साइड से भी आ रहा है, तीसरी साइड से भी आ रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं होगा। इस सिंबल का मतलब ये नहीं है कि सिंबल आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई है, ये तो एक पर्टिकुलर पॉइंट को जो उसको हम पता ही नहीं कर पाते हैं उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर तीनों केस में आंसर इनफाइनाइट आ रहा है तब भी मत कह देना कि सर ये कंटिन्यूअस होगा, ऐसे मत कह देना, ठीक है। तब उस केस में भी ये क्या माना जाएगा, डिसकंटिन्यूअस माना जाएगा। तीनों साइड हमारी पता ही नहीं है, हमें अब पता ही नहीं है तो एग्जैक्ट कैसे बराबर कह सकते हैं ये चीज़, ठीक है। तो उस केस में ये बराबर नहीं मानी जाती, राइट। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तीनों वैल्यू में से कोई भी हमारी नॉट डिफाइन आ रही हो, ठीक है। चलिए आगे मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ फंक्शन जो है पहले से ही कंटिन्यूअस है। एक फंक्शन f(x) है, दूसरा फंक्शन क्या है, g(x). दोनों फंक्शन कैसे हैं बच्चों, कंटिन्यूअस फंक्शन है, राइट। तो उसके रिगार्डिंग कुछ एलजेब्रा होते हैं। एलजेब्रा का मतलब क्या होता है, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, है ना। एक फंक्शन का रेसिप्रोकल करना, किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक एलजेब्रा बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर अगर एलजेब्रा अप्लाई करना है तो कैसे होता है, जैसे कि मान लो f और g दोनों के दोनों कैसे फंक्शन है, रियल फंक्शन है जो कि अपने आप में क्या है, कंटिन्यूअस है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किस पर, c पर, c पॉइंट पर क्या है वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो उन दोनों फंक्शन को अगर हम क्या करेंगे बच्चों, सम करेंगे, देन f प्लस जी, यहाँ पर लिखा हुआ देखो, है ना, f इधर चला गया है, f प्लस जी, राइट। तो दोनों फंक्शनों को अगर हम जोड़ेंगे तब भी वो क्या माने जाएंगे, कंटिन्यूअस माने जाएंगे। दोनों फंक्शन को माइनस करेंगे तब भी वो उस पॉइंट पर क्या माने जाएंगे, कंटिन्यूअस। दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट करेंगे तब भी वो क्या माने जाएंगे, कंटिन्यूअस। दोनों फंक्शनों के, सॉरी, पहले फंक्शन में k से मल्टीप्लाई, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, फंक्शन f क्या था, कंटिन्यूअस था, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी वो क्या माना जाएगा, कंटिन्यूअस माना जाएगा, ठीक है। ओके, वहाँ पर क्या है, कोई कांस्टेंट है, राइट। अगर मान लो दोनों फंक्शनों का मैंने डिवाइड लगाया, f ऊपर g नीचे, ठीक है, तो तब भी वो कंटिन्यूअस होगा उसी पॉइंट पर, बशर्ते आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नीचे वाला फंक्शन कहीं जीरो ना हो जाए। नीचे वाला फंक्शन जिस पॉइंट पर जीरो हो रहा है तब हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इस पर फंक्शन नीचे वाला क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जब नीचे वाला फंक्शन जीरो हो जाएगा तो पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह देंगे इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, राइट, उस पॉइंट पर, तब ये फंक्शन क्या बोला जा सकता है, कंटिन्यूअस बोला जाएगा। कब, जब जी नीचे वाला फंक्शन जीरो ना हो जाए उसी पॉइंट पर, ठीक है। आगे, द कंपोजिट फंक्शन ऑफ आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन के बारे में बेटा कुछ चर्चा करूँगा मैं, क्योंकि फंक्शन हमारे पास केवल दो टाइप फंक्शन के थे, दो उसके ऑल्टरनेटिव थे। कंपोजिट फंक्शन का टाइप हमने नहीं सीखा है क्योंकि हमारे पास सिलेबस में होता ही नहीं है वो, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, जैसे कि मान लो मेरे पास f(x) एक फंक्शन है, f(x) एक फंक्शन है बच्चों, क्या, sin x, ठीक है। दूसरा एक और फंक्शन ले लिया आपने, gx इक्वल्स टू क्या ले लिया बच्चों, log x ले लिया मान लो, है ना। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दूसरा कैसा है, दूसरा कौन सा फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन। बोलो बेटा, ऐसे शांति मत बैठे रहो, है ना, बोर हो जाओगे फिर तो। f(x) इक्वल्स टू फंक्शन कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक, दूसरा कौन सा है, लॉगरिथमिक, ठीक है। अब इसका कंपोजिट फंक्शन बनाना है, तो कंपोजिट कैसे बनता है, दो तरीके से बनता है। एक तो FOG, फॉग, जैसे कि आप जानते होंगे, लगाया होगा आपने, ठीक है। दूसरा होता है गॉफ, ठीक है। अब ये कैसे बनता है, f ऑफ g, इसका मतलब ये है कि f(x) वाले फंक्शन में x की जगह पर कौन सा फंक्शन आ जाएगा, gx वाला फंक्शन आ जाएगा।
एफ एक्स वाले फंक्शन में यहाँ पर x की जगह पर कौन सा फंक्शन आ जाएगा, पूरा का पूरा जी एक्स वाला फंक्शन आ जाएगा। समझ गए? तो क्या बन जाएगा जी, साइन एंगल में क्या आ जाएगा, लॉग एक्स आ जाएगा। ये बन गया हमारे पास एफ ऑफ जी एक्स, जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट में फॉग। ठीक है, दूसरा है हमारे पास जी ऑफ एफ, जिसको बोलते हैं हम गॉफ। ये कैसे निकलेगा, जी एक्स वाले फंक्शन में इसमें x की जगह पर ये एफ एक्स वाला फंक्शन आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये लॉग साइन एक्स, ऐसे बन जाएगा लॉग साइन एक्स। तो इस टाइप के फंक्शंस को बोलते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन, राइट। तो बेटा ये वाला जो फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, मान लो ये कंटिन्यूस था और दूसरा फंक्शन भी क्या था, कंटिन्यूस था, अपने अपने डोमेन में थे। लेकिन ये ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा लेकिन वो अपने डोमेन में होता है। साइन एक्स हर जगह कंटिन्यूस होता है, उसका ग्राफ हम बनाते जाते हैं, कहीं भी ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लॉग एक्स वाले की जो ग्राफ है वो उस तरीके से नहीं बन पाता, क्योंकि जीरो रखते हैं तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है, तो जीरो पर ब्रेक देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ, पर्टिकुलर डोमेन ले ली मैंने कहा 1 से बड़े बड़े नंबर रखते जा रहा हूँ, तो 1 से बड़े बड़े नंबर रखूंगा तो साइन एक्स भी कंटिन्यूस होगा और लॉग एक्स भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है, तो दोनों के कंपोजिशन से आपने नए नए फंक्शन बनाइए। कैसे बनाए, नए नए फंक्शन। तो ये वाला फंक्शन भी कैसा होगा, कंटिन्यूस, और दूसरा वाला फंक्शन भी कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। कंपोजिशन ऑफ 2 और मोर फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस व्हेन दे आर ऑलवेज कंटिन्यूस। अगर वो पहले से कंटिन्यूस थे तो उनके कंपोजिशन से भी नया फंक्शन बनेगा, वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, ये अलजेब्रा है। ठीक है, चलिए आगे एक आध क्वेश्चन देख लेंगे बेटा, जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस है पहचानने की, कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो देखो कैसे, एक एग्जांपल लिया हुआ है बेटा मैंने कि एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है बच्चों, जैसा कि फंक्शन अभी लिया था, याद है आपको? ऐसा कौन सा फंक्शन है, बता सकते हैं आप? सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन है, इसको हम वैसे हम पहले से ही जानते हैं क्योंकि मैंने इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करा रखा है। और अगर हमें मैथमेटिकली इसको देखना है, मैथमेटिकल वे में जो हमें नंबर चाहिए, ग्राफिकल मेथड के नंबर नहीं मिलते, ग्राफिकल मेथड केवल समझने के लिए बेहतर है बस। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास प्रोसेस होता है उसके ही मार्क्स हैं। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होता है, राइट, उसके अंदर कुछ लिमिट की चीज़ें लगती हैं, वो आपको ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहले मुझे पता है इसको अगर मैं चेक करूँगा, ठीक है, तो हम करेंगे चेक कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी। किस पर चेक कर रहे हैं बच्चों, एट एक्स इक्वल्स टू ऑरिजिन, मतलब 0 पर। एक्स इक्वल्स टू किस पर चेक कर रहे हैं हम, 0 पर। ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो अभी ग्राफ अगर आपको याद हो तो 0 पर जब हमने चेक किया था तो 0 पर 0 वैल्यू मिली थी, 0 के जस्ट राइट में गए थे तो 1 मिला था, याद है, और 0 के जस्ट लेफ्ट में गए थे तो -1 मिला था। तो तीनों वैल्यू डिफरेंट आ रही हैं, तो कंटिन्यूस तो हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी आप इसको प्रूव कैसे करेंगे या सॉल्व कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे, उसका मैथमेटिकल वे क्या होता है, माध्यम क्या होता है, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखेंगे ज़रा, तो जिसमें हमने चेक किया एक्स इक्वल्स टू किस पर, ए पर, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा बच्चों इस केस में, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। क्या निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालती हैं देखेंगे ज़रा। लिमिट एक्स टेंड्स टू किस पर निकाली जाएगी, 0 नेगेटिव पे। देखो चेक किस पर कर रहे हैं हम, 0 पर। जब ए पर चेक कर रहे थे तो क्या लिख रहे थे ऊपर, ए नेगेटिव, और 0 पर चेक कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम, 0 नेगेटिव। सारी बात क्लियर समझ में? ठीक है, तो इसके लिए फंक्शन तो आपको एफ एक्स रखना है। ठीक है, अब उस फंक्शन एफ एक्स के अंदर कौन सा वाला फंक्शन आएगा, ये पहला आएगा कि ये दूसरा आएगा? ठीक है, ये पहला आएगा, ये दूसरा आएगा। अच्छा, सिग्नम नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 है, सिग्नम में एक्स की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अंतर है सिग्नम फंक्शन के अंदर। ठीक, तो आगे हमने चेक किया कि एक्स की वैल्यू, ये ऐसा कह रहा है कि एक्स की वैल्यू जब 0 के बराबर ना हो तब आपको ऊपर वाला फंक्शन लेना है। तो एक्स की वैल्यू 0 के बराबर कब नहीं होती है, LHS में भी नहीं होती, LHL के लिए बात करें और RHL के लिए बात करें तब भी वो एक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती। ठीक है, तो इट मीन्स मेरे पास उसके 0 के नेगेटिव में लेके जाऊँ या 0 के पॉजिटिव में, दोनों केस में फंक्शन कौन सा आएगा, mod x अपॉन x वाला फंक्शन आएगा। डज नॉट इक्वल्स टू वाला फंक्शन हमेशा याद रखना, डज नॉट इक्वल्स टू वाला फंक्शन LHL और RHL दोनों के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। ठीक है, तो LHL के अंदर मैंने वैल्यू पुट करेंगे। देखो, तो पहले मैंने लिमिट x टेंड्स टू क्या रखा, 0 नेगेटिव। मुझे फंक्शन को सेलेक्ट करना है तो मुझे पता चलेगा ये वाला फंक्शन आने वाला है। ठीक है, कौन सा है, mod x अपॉन x। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, 0 नेगेटिव है, तो 0 नेगेटिव को आपने 11th क्लास में लिमिट में आपने रिप्लेस करना, अगर आपको याद हो तो 0 नेगेटिव का मतलब माइनस हटाती हैं तो बगल में क्या जाता है, उसके h आ जाता है। क्या जाता है, h।
और वही h की वैल्यू कहाँ तक अप्रोच करती है, 0 तक अप्रोच करती है। 0 होती नहीं है लेकिन 0 तक अप्रोच करती है, ठीक है। तो उसको रिप्लेस कैसे करते हैं, याद करो, लिमिट h टेंड्स टू, ये तो क्या बन जाएगा, अप्रोचेस टू 0, और 0 नेगेटिव होगा, क्या होगा, 0 नेगेटिव। तो फंक्शन में x की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 माइनस h आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 माइनस h। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ पर 0 माइनस h पुट कर देना है, ठीक है। अगर 2 नेगेटिव होगा तो क्या पुट कर देंगे, 2 माइनस h। 3 नेगेटिव होगा तो क्या पुट करेंगे, 3 माइनस h। अरे बस समझ में। लेकिन ऐसा नहीं है कहीं भी पटक दिया आपने, केवल कहाँ रखेंगे, x के प्लेस पर रखेंगे। जहाँ x होगा वहीं पर आपको उसी के अकॉर्डिंग, जैसे 2 नेगेटिव है तो 2 माइनस h, 3 नेगेटिव है तो 3 माइनस h। और यहाँ लिमिट हमेशा क्या बनानी होगी, h टेंड्स टू 0 लेनी होगी। यहाँ लिमिट हमेशा क्या रहेगी, h टेंड्स टू 0। 2 नेगेटिव होगा तो x की जगह 2 माइनस h, 5 नेगेटिव होगा तो 5 माइनस h। समझ में आ रही बात, दोनों जगह पर, ठीक। तो यहाँ पर आपको इतना आइडिया लगा होगा कि 0 माइनस h करते हैं तो सर माइनस h आता है। कैसा आता है, माइनस h। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ से मैंने निकाला तो ये माइनस का h बना, ये भी क्या बना, माइनस का h, ठीक है। अब h यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू अगर नेगेटिव में होती है मोड के अंदर, तो मोड से बाहर निकलेगी तो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो लिमिट हमारे पास h अप्रोचेस टू 0 ये मान लो, तो ये वैल्यू हमने निकाली तो क्या आई, पॉजिटिव का h हो गई। कैसी होगी बच्चों, पॉजिटिव का h, ठीक है। पॉजिटिव लगा ही नहीं रहे, चलो छोड़ो, पॉजिटिव का है तो नीचे क्या है, नेगेटिव। अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस का 1। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, आंसर क्या है हमारे पास, -1। यहाँ हमारे पास h है ही नहीं, अब h है नहीं तो लिमिट तो लगेगी नहीं, सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा इसका, -1 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, -1। तो LHL की वैल्यू क्या आ गई, -1, ठीक है। अब मैं RHL निकाल के भी दिखाता हूँ। RHL जब हम निकालते हैं बच्चों तो लिमिट कौन सी लेंगे, याद करो अभी लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। 0 पर चेक कर रहे हैं तो 0 पॉजिटिव, 2 पर चेक कर रहे हैं तो RHL के लिए 2 पॉजिटिव, 3 पर चेक करेंगे तो 3 पॉजिटिव। अच्छा -3 पर करेंगे तो ऐसा मत करना, माइनस हटा दिया प्लस का लगा दिया सीधा सीधा। -3 तो -3 आएगा लेकिन ऊपर पॉजिटिव आएगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो 0 पॉजिटिव पर चेक किया तो फंक्शन तो वही मैंने बताया था, LHL के लिए वही, RHL के लिए भी वही, ठीक है। तो फंक्शन मैं दोबारा लिख लेता हूँ, कौन सा, mod x अपॉन x दोबारा लिख दिया, ठीक है। अब 0 पॉजिटिव है, लिमिट को रिप्लेस करना है तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और 0 पॉजिटिव है तो x की जगह पर क्या पुट होगा, 0 प्लस h पुट होगा। x की जगह पर पुट होता है 0 प्लस h, ठीक है। और अगर 2 पॉजिटिव होगा तो 2 प्लस h, 5 पॉजिटिव होगा तो 5 प्लस h, ठीक है। अब 0 प्लस h करेंगे तो 0 किसी में ऐड करो तो 0, उससे सेम आंसर आता है h का h, 5 में ऐड करो तो 5 आएगा सेम, ठीक है। तो 0 प्लस h कितना आया बच्चों, h, ठीक है, ये भी h, और कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव का है ऑलरेडी, तो पॉजिटिव का है तो ये पॉजिटिव में ही ओपन होगा सेम, ठीक है। अब ऐसा मत करना कि सर लिमिट रख दी हमने यहाँ पर, 0 ऊपर रख दी 0 नीचे रख दी, फिर तो नॉट डिफाइन हो ही जाएगा। आप h से h पहले काट सकते हो ना, जब तक सिंप्लीफाई हो रहा है तब तक करते जाओ, बाद में लिमिट पुट करते हैं हम, ठीक है। ठीक, आगे हमारे पास आंसर क्या है इसका, 1 आया। तो LHL की वैल्यू आपने देखी कितनी आई, LHL की वैल्यू -1, RHL की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 1, और f ऑफ 0 पर आंसर कितना आया है, पॉजिटिव का 1, ठीक है। तो क्या ये तीनों वैल्यू सेम आई, नहीं आई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि LHL जो है वो RHL के बराबर नहीं आया। LHL जब RHL के बराबर नहीं आता है तब भी फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो फंक्शन कैसा है, ये डिसकंटिन्यूअस। अब ये वाली वैल्यू उसके बराबर आ रही है नहीं आ रही है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये कौन से टाइप का फंक्शन है, कौन से टाइप का डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, फर्स्ट काइंड का, पहले टाइप का। आ रही बात समझ में, आंसर तो तीनों डिफाइंड है ना, लेकिन LHL RHL बराबर नहीं आ रही है। और अगर LHL बराबर RHL आती है लेकिन तीसरा वाला फंक्शन जो होता है f ऑफ 0 या f ऑफ a की वैल्यू अगर उससे डिफरेंट आती है तो उसको बोलते हैं हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा कैसा माना जाएगा बच्चों, डिसकंटिन्यूअस, राइट। एक एग्जांपल और देखेंगे छोटा सा, जिससे और क्लियर हो कि फंक्शन को किस तरीके से और हम कंटिन्यूअस चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देखा बेटा आपने कि अब फंक्शन f(x) कैसा है, आवाज़ नहीं, f(x) जो फंक्शन है हमारे पास इस तरीके से दे रखा है, इसको हमें चेक करना है किस पर, x इक्वल्स टू किस पर बच्चों, 3 पर। x इक्वल्स टू 3 पर क्या करना है, इस फंक्शन को चेक करना है। देखो तो x इक्वल्स टू 3 पर चेक करना है, मैं सीधा क्या निकालूंगा इसमें,
LHL लिमिट x टेंड्स टू क्या बन जाएगी LHL के लिए 3 नेगेटिव, LHL के लिए 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव क्यों? क्योंकि 3 पर चेक कर रहे हैं, 0 पर चेक कर रहे थे तो क्या था 0 नेगेटिव था, 5 पर चेक करेंगे तो 5 नेगेटिव। अब फंक्शन सेलेक्ट करने का काम करना है आपको, ठीक है। फंक्शन का सिलेक्शन कैसे करते हैं आपको पता है, मैंने अभी भी बताया था कि जब डज नॉट इक्वल टू वाला फंक्शन आएगा तो LHL के लिए वही इस्तेमाल होगा, RHL के लिए वही होगा। तो फंक्शन क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको यहीं कहीं लिमिट रिप्लेस करता हूँ तो लिमिट रिप्लेस करूँगा तो फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मान लो मैंने यहाँ x टेंड्स टू 0 1 लिख दिया और 3 माइनस h मैंने x की जगह पुट कर दिया, फिर आप होल स्क्वायर ओपन करने लग जा रहे हो, होल स्क्वायर ओपन कर रहे हो, फिर सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड कर लोगे आप। तो पहले मैं चाहूँगा कि फंक्शन को ही आप सिंप्लीफाई करें, राइट। डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, 0.0 आएगा, पुट करके चेक कर लेना आप, ठीक है। तो 0.0 की केस जब आती है तभी इस लिमिट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तभी हमें लिमिट की ज़रूरत आती है, राइट। तो अगर मुझे यहाँ पर इसको सॉल्व करना है तो पहले मैं इस फंक्शन को क्या करूँगा, फैक्टराइज कर लूँगा ऊपर वाले को। तो फैक्टराइज जब हम करेंगे बच्चों तो 6 के फैक्टर ऐसे करनी है कि 1 आ जाए, 6 के फैक्टर करनी है कि 1 आ जाए, इस तरीके से फंक्शन करते हैं हम फैक्टर। तो मेरे पास क्या होती है बच्चों, माइनस का 3x प्लस का 2x अपॉन x माइनस 3, करेक्ट। यहाँ से कॉमन ले लिया बच्चों x तो क्या बन जाएगा x माइनस 3, यहाँ से कॉमन ले लेंगे बच्चों क्या 2 तो क्या बन जाएगा x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, राइट। अब x माइनस 3 का हल किया, अगर मैं दोनों में डिवाइड लगा दूंगा, वैसे तो कॉमन लेके एक और स्टेप बढ़ेगा लेकिन मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कि x माइनस 3 का एक बार इधर डिवाइड, x माइनस 3 का एक बार इधर डिवाइड, तो बताओ डायरेक्ट क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव क्या बना x प्लस 2 आ गया, ठीक है। अब लिमिट को आप चेंज कर सकती हैं, ठीक है। लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 3 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव है तो क्या पुट होगा जरा बता सकता है कोई बच्चा? हाँ, तो ये तो लिमिट बन जाती है, आपको पता है बेटा बच्चों x टेंड्स टू 0, यहाँ पर 3 नेगेटिव है तो x की जगह पर क्या आ जाएगा 3 माइनस h प्लस 2 है। अब रख दो आप h की जगह 0, h की जगह 0 रखा तो क्या बन जाएगा ये 0 प्लस 2 जोड़ देंगे तो आंसर 5 आ गया, सॉरी, ठीक है। LHL समझ में आई। अब RHL देख लेते हैं हाल की हाल। RHL जब हम देखेंगे बच्चों तो लिमिट क्या चलेगी, x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव के लिए फंक्शन वही, 3 पॉजिटिव के लिए फंक्शन वही, पॉजिटिव के लिए फंक्शन सेम वही लेना है। अब ध्यान देना, मैं फंक्शन को ये ना लेके डायरेक्ट ये ले लेता हूँ, सिंप्लीफाइड आंसर मैंने निकाल लिया है इधर, चाहे तो एक बार ये लिख देना फिर सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ चुका है, ये 2 स्टेप बीच में से हटा देना। मैं डायरेक्ट यही ले लेता हूँ क्योंकि सॉल्व करूँगा तो यही आएगा लास्ट में फाइनल। तो आंसर मैंने यहाँ पर क्या लिया फंक्शन का x प्लस 2, लिमिट को रिप्लेस करो फटाफट से, लिमिट क्या बन जाएगी h टेंड्स टू 0, x की जगह आ जाएगा 3 प्लस h प्लस 2, h की जगह लिमिट अप्लाई करी हमने 0, तो बच्चों ये 3 प्लस 0 प्लस 2 जोड़ा तो आंसर 5 आया। और x बराबर 3 पर ऑलरेडी आंसर कितना दिया है, x बराबर 3 पर ऑलरेडी दिया है 5। तो बच्चों LHL की वैल्यू, RHL की वैल्यू और f ऑफ 3 सबकी वैल्यू कितनी आ रही है 5। हेंस क्या कह सकते हैं हम, fx इज, हाँ और बोलो तेज, ठीक है।